बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। पीटीआई एक और बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी मैदान मार लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जरदारी को सड़कों पर घसीटने का दावा करने वाले शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट देने से भी डरने लगी है। वजीर आजम के इंतखाब से पहले ही ऑपोजिशन की आपस में ठन चुकी है। कप्तान के भी नारे लगाने वाले शेख रशीद साहब कप्तान से मीलों दूर नजर आए। शेख रशीद इमरान खान से खफा, क्या ऑपोजिशन में जा बैठेंगे? आज असेंबली के अहम इजलास में बीएनपी मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल को किस बात का दुख महसूस हुआ? प्रेस गैलरी का आंखों देखा अहवाल आमिर मतीन साहब के जुबानी जानेंगे। दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में बख्तरबंद की बजाय लग्जरी गाड़ी में पेशी। कौमी असेंबली के अंदर और एहतसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की गई। नवाज शरीफ के लिए जेल के बाद एहतसाब अदालत में भी सहूलियात। क्या असेंबली में शहबाज शरीफ साहब की खामोशी नवाज शरीफ के लिए आसानियां पैदा कर रही है? पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आईएसआई असगर खान केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। जाली अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। फैमिली का नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया है। दूसरी जानिब पीपीए ने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया लॉजिक के जरिए अपनी उजारादारी कायम की हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इश्तिहारात केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स और मीडिया लॉजिक के सरबराह सलमान दानिश को भी तौहीन अदालत में तलब कर लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डीआई खान में टारगेट किलिंग के नतीजे में मासूम लोगों के कत्लेआम के हवाले से भी केस की अहम समाअत हुई। मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात जनूबी पंजाब से मुताल्लिक भी होगी कि जनूबी पंजाब से खवातीन की सीटों पर बहुत बड़ी ज्यादती करने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजारत आला जनूबी पंजाब को देगी? यह भी अपनी जगह एक अहम सवाल है, इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, बड़ा तारीखी दिन था आज भी और आज आप प्रेस गैलरी में मौजूद थे, बजाय इसके कि सवाल किया जाए मुकम्मल डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए आप। जी मैं भी था, रऊफ क्लासर साहब भी वहाँ थे जी। तो आज की खबर तो ये होनी चाहिए थी कि स्पीकर का इलेक्शन जो है पीटीआई जीत गई। ना सिर्फ के जीत गई बल्कि वो जो डर था कि इनके वोट टूट जाएंगे वो वोट नहीं टूटे। 175 वोट उन्होंने स्पीकर के लिए लिए थे। मैक्सिमम जो इनके सारे एलाइज के मिला लेते और तमाम इंडिपेंडेंट्स के मिला लेते तो वो 180 बनने थे, तो उसमें 8 रिजेक्ट हो गए। अब ये भी है कि आम आदमी को आप रिजेक्ट वोट करने के लिए क्या आप इल्ज़ाम देंगे कि एमएनएज पढ़े लिखे एमएनए जो है उनके 8 वोट रिजेक्ट हो जाए? अब पता नहीं ये जहालत में हुए हैं या साजिश में हुए हैं। एनीवे डिप्टी स्पीकर में उनके 183 वोट हो गए, जिसका मतलब है कि किसी ना किसी ने दूसरी पार्टियों से भी इनको वोट दिए। मगर ये खबर नहीं बनी। खबर ये बनी कि ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है ना वो फाइनली जाग गई है। आज उन्होंने टोटली तड़का लगाया है और बताया है कि जनाब ये जो 5 साल पीटीआई धरने करती रही है और वो जिस तरीके से टोज पे रखा है तो चैन से वो भी नहीं बैठने देंगे। तो वो जो हुल्लड़बाजी हुई है जिसका हम तवक्को कर रहे थे वो कमाल की हुई है, सभी कुछ हुआ है। वो बिल्कुल स्पीकर के आगे भी आ गए हैं, इमरान खान को उन्होंने घेरा भी किया है, बल्कि यहाँ तक डर था कि पीटीआई के लोगों ने उनको, ये जिस तरह खबर पे नज़र भी आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, उन्होंने कवर किया हुआ था कि ये डर था कि कोई फिजिकली भी खान साहब के ऊपर अटैक ना कर दें। और वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। और सवाल ये आता है कि ये आज क्यों किया गया और ये पहले दिन ओथ टेकिंग वाले क्यों नहीं हुआ? तो हम ऐसे ही आपस में बैठे प्रेस गैलरी में बातें कर रहे थे कि क्यों। तो एक तो ये है कि पहले दिन जो है ना हर एक को जाहिर है एमएनए बनने की इतनी मेहनत करके आए हैं, ओथ तो लेना होता है। फिर मेरा ख्याल है कि वो जो इनके साथ फिर दुर्गत इनकी बनाई गई है मीडिया पे, कि इनको शर्म दिलाई गई है कि यार वो एक नवाज शरीफ साहब है जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं, जिनके नाम पे वोट मांगते हैं। वो बेचारा उस वक्त बख्तरबंद गाड़ी में वहाँ पे जा रहा था और वहाँ कोई नहीं गया। और जिस तरह की छितरौल एक सख्त लफ्ज़ है वो की गई मीडिया पे जनरली कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है, थोड़ी देर के लिए सिंबॉलिकली कुछ कर सकते थे, वहाँ कोई जा सकता है। एक तो वो फैक्टर डेफिनेटली था। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है ना वो ओल्ड गार्ड जो है ना पीछे, वो उन्होंने बगावत वर्चुअली कर दी है। उस दिन पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जो है ना जो इतलाएँ आई हैं
कि उनको ये कहा गया है कि जनाब ये जो आप डॉजी किस्म की आपकी पॉलिटिक्स चल रही है ना, कि मुफाहमत भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि नवाज शरीफ जेल में हैं, उनकी साहबजादी भी जेल में हैं, आप भी जेल में जा सकते हैं, अभी भी आप तरलों पे आए हुए हैं, तो ये आपसे लीडरशिप नहीं हो रही। तो वर्चुअली वहाँ पे एक बगावत हो चुकी हुई है, और पार्टी इस वक्त जो नून लीग की नेशनल असम्बली में कम से कम है, वो मियाँ साहब और जो मरियम बीबी की टीम है या उनके लॉयलिस्ट हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया सीधा सा। और सबसे ज़्यादा जो लीड कर रही हैं वो जिसे हम टांगा पार्टी कहते हैं ना, कि वो ख़ानदान की जो बहू बेटियां चुन के चोजन बाय नवाज शरीफ एंड मरियम बीबी, उन्होंने खुद चुन के ये लिस्टें बनाई थी। ये जो औरतों की रिजर्व सीट्स की जो आई हुई हैं, ये तमाम, इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई दखल नहीं था, ये टोटली नवाज शरीफ साहब ने और उनसे भी ज़्यादा मरियम बीबी ने चूज़ की हुई थी। वो जो लीड कौन कर रही थी, वो ज़ेब जाफ़र कर रही थी, वो मरियम औरंगज़ेब कर रही थी, वो मायज़ा हमीद कर रही थी, वो शाइस्ता मलिक कर रही थी। ये एक ख़ानदान की जो 3-3 4-4 जहाँ से ली गई थी ना, ये वो थी। ऑफ कोर्स बीच में बैक बेंचेस भी थे, काफ़ी सारे साथ में थे, वो काफ़ी सारे जो तंग आए हुए थे 5 साल से पीटीआई की बसारा बर्दाश्त कर रहे, कुछ तो गुस्सा भी निकाल रहे थे और एग्रेशन था। और एक मौके पे ये लगता था कि शायद ये लड़ाई फिजिकल लड़ाई ना हो जाए, बाकायदा हाथापाई ना हो जाए। इट केम वेरी क्लोज टू दैट 2-4 दफ़ा। बिल्कुल वो होते हैं ना हर पार्टी में। पीटीआई भी याद रहे कि आज उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया है, मगर इस दफ़ा ये क्लास साहब इस पर भी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, ये करेंगे कि इस दफ़ा ये वो पीटीआई नहीं है, वो पहले बेचारे शुरफा आए हुए थे केपी से, इस दफ़ा पंजाब से जो लोग आए हुए हैं ना, वो उनमें काफ़ी पोटेंशियल किस्म के इस तरह के लोग हैं जो कि इनको वो अपना पूरा बराबरी उनके साथ करेंगे। वो बोला वो पंजाबी मैच पढ़ने वाला है वो, मगर आज उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया, अच्छा किया, दिखाया जाना चाहिए था। मगर शहबाज शरीफ का डिलेमा नज़र आ रहा है कि उनकी जो है ना पहले 2 दिन जो हुए हैं असम्बली के, उसमें उनकी लीडरशिप टोटली एक्सपोज होकर रह गई है कि ही इज़ अ नोबडी। आज भी वो जब ये बच्चियां, ये औरतें जो कर रही थी, लीड कर रही थी, पीछे कुछ मर्द भी थे, तो शहबाज शरीफ साहब बड़े रिलक्टेंट थे, वो बड़े चुप करके खड़े थे, हल्के से उनके मुंह से कोई नारा मैंने नहीं देखा, उनके मुंह से कोई जोश जज्बा नहीं था, और परेशानी देखी कि यार ये किधर लेके जा रहे हैं, ये मुझे भी जेल में करवाएंगे, ये बाकायदा ये एक्सप्रेशन था। एक तरफ तो उनकी अपनी पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं आ रही, ये मरियम के कैब ने टेक ओवर कर लिया है। दूसरा अपोजिशन जो बाकी है, पीपल्स पार्टी ने उनको पीछे से बड़ा सा एक चाकू मारा है कि जनाब हम किसी को भी वोट दे देंगे, हम शहबाज शरीफ को नहीं देंगे। सो वो जो पहले था ना, खुर्शीद शाह ने बहरहाल 5 साल अपोजिशन की, बैक्ड बाय द रेस्ट ऑफ द अपोजिशन। बाकी तमाम अपोजिशन की जो जमातें थी उन्होंने खुर्शीद शाह को माना और काफ़ी हद तक खुर्शीद शाह लेके चले उनको। तो शहबाज शरीफ साहब की बगावत जो है अपनी पार्टी में भी हो गई है और अपोजिशन में भी हो गई है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने भी अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले हैं कि उन्होंने ये देखा कि ये तो तुले में है कफन बांध के। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, आसिफ जरदारी साहब का ये जो लेटेस्ट आज केस खुला है और वो अनवर मजीद साहब पकड़े भी गए हैं, लाए भी गए हैं, तो उनका इम्कान है जेल में जाने का, जबकि नवाज शरीफ साहब जेल में जा चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने एहतियात रखी है अभी। एक तो ये है कि वो अपना जमहूरी नारा लगा सकते हैं कि जनाब देखें ये शहबाज शरीफ हमें जो है ना ये गालियां देते रहे हैं, तो हमने इनको वोट नहीं देना। अपने वोट बैंक को भी उन्होंने तसल्ली कर दी है। दूसरा मैं समझता हूँ कि अंडर द सर्कमस्टांस इन हालात में ये एक अच्छी मूव थी कि नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने जीतना तो है नहीं है, स्पीकर के इलेक्शन से क्लियर हो गया कि नंबर्स गेम में तो है ही नहीं है, तो एक ऐसी कार्रवाई डालने के लिए उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब की अभी कोई किसी किस्म की हैसियत नहीं रही, मगर ये थोड़ी सी टूट फूट मुझे आज पीपल्स पार्टी में भी नज़र आई। वहाँ भी एवरीथिंग इज़ नॉट रोज़ी। वो इस तरह के जब हम गए तो कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे तो पता चला जी बिलावल साहब जो है ना वो शेरी बीबी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और जो आसिफ जरदारी साहब जो वालिद साहब जो है ना वो संजनानी साहब के कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा। वो वालिद साहब और बेटे वो इकट्ठे बैठते भी नहीं हैं, उनके चमचों की लाइन एक जगह लगी हुई थी, वो वालिद साहब के चमचों की लाइन बिल्कुल अलहदा थी। मैं चमचे इसलिए कह रहा हूँ कि उनके सामने जो बिहेवियर
लोगों का होता है वो बिल्कुल चमचोमोल होता है, वो बाइज्जत नहीं हो रहा। मास्टर एंड स्लेव, वो बिल्कुल कोई जो है ना वो नहीं इस तरह बिहेव कर रहे थे कि ये MNA है या सेनेटर है। वो इस खौफनाक किस्म का एक दरबार लगा हुआ होता है कि शर्म आ जाती है कि यार ये क्या है। अच्छे जमानों में हमें याद है पार्टी का हर पार्टी का हाल है। जरदारी साहब और बिलावल का नहीं। हमने चूंकि अच्छे ज़माने की 1990 की दहाई की पार्लियामेंट देखी हुई है, तो ये आसिफ जरदारी, इवन बीबी, ये तमाम लीडरान ये कैफेटेरिया में आते थे, तो ये बड़े नॉर्मल लोग थे। टेलीविज़न की आमद से पहले ये बड़े नॉर्मल लोग थे, एक्सेसिबल थे। हम लोग भी साफ़ी भी बात कर लेते थे, ये भी बात कर लेते थे। मगर अभी ये सब जो है ना, एक तो वो एक टाइम्स हैव चेंज और सब की एक वो जो एरोगेंस वो आ गई है, और पीछे पीछे साफ़ी और आगे आगे लीडर। ये कोई थोड़ा सा इनका हमारी बरादरी का भी ताल्लुक है कि इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके टेलीविज़न पे बुलाने के लिए तरले कर करके दिमाग भी इनका ख़राब कर दिया हुआ है। तो ये मिला जुला के है। मगर ओवरऑल जो आज था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब की अब प्रेजेंस उन्होंने आई है, और मैं समझता हूँ उनको आज ज़ाहिर है कंसेशन दी गई है, क्योंकि पार्लियामेंट से जुड़ी हुई ये चीज़ थी कि वहाँ पे बुला के ये कहा गया है कि जनाब ये कोई करें वहाँ पे तमाशा। एक तो दूसरा ये है कि उनको वो जो बख्तरबंद गाड़ी की बजाय आज SUV एक वो जो है ना लैंड क्रूज़र टाइप एयर कंडीशन कार दे दी गई है। तो सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि आम आदमी को ये फैसिलिटी क्यों नहीं है, या तो सारों को दें, सबको दें ना। और दूसरा ये है कि अगर आसिफ जरदारी साहब भी ये बख्तरबंद गाड़ी में आते रहे हैं, बीबी बख्तरबंद गाड़ी में आती रही हैं, तो इन्हीं के दौर में यूसुफ रजा गिलानी बख्तरबंद गाड़ी में आते रहे हैं, बाकी सारे आते रहे हैं। तो ये तो ना अहल वज़ीर आज़म है। ये नहीं है कि उनका प्रोटोकॉल के जी ये फॉर्मर वज़ीर आज़म नहीं है, ये ना अहल तायाद ना अहल वज़ीर आज़म है। सो इनके वो वाले प्रिविलेजेस राइट्स नहीं हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, वहाँ से भी बड़े मिक्स्ड सिग्नल आए हैं कि जिस तरह की वहाँ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो लगता है कि इस बात की का इम्कान है, जो किस तरह के केसेस में पहले बहुत कम नज़ीरें हैं कि 10 साल 7 साल जिसको कैद होती हो उसकी ज़मानत होती हो, और पार्शियल रिलीफ जो है ना वो नैब के केसेस में नहीं देता, या वो छोड़ देते हैं या अंदर रखते हैं। तो वहाँ पे इम्कान सा बन गया जिस तरह की प्रोसीडिंग चल रही है कि शायद अदालत का ये मूड हो कि इनको ज़मानत दे दी जाए। कम से कम मरियम बीबी की तो ज़्यादा इम्कान नज़र आता है। अब इसके पूछे मुझे नहीं पता कि नैब की नालायकी है कि उन्होंने कंप्रोमाइज्ड है कि वो आज जिस तरह की उनकी चित्रौल हो रही है कि उनके बाद ना उनसे जवाब दिया जा नहीं रहा या देना नहीं चाहते, और जिस तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट में केस पेश किया है, ये नैब की कंप्रोमाइज़ है, कोई चालाकी है। अगर इस तरीके से ये जस्टिफाई नहीं होता, इस तरीके से छड़े तो फिर ये छोड़े जाएंगे। तो फिर ये सवाल आ जाएगा, वो जो इल्ज़ाम लगता है कि जी वोट को इज़्ज़त दो, कि जनाब ये सारा शुरू से लेके अब तक का प्रोसेस ये वाकई वो था। आखिरी बात कर दूं कि क्लास साहब इस पर डिटेल बात करेंगे कि आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जो एक बात कर दी है इसी पे राय में कि जनाब ये जो MI और ISI जो पैनामा केस के अंदर डाली गई थी, तो ये चौधरी निसार साहब ने नहीं डाली। हमारे लिए इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब के लिए बड़ी इज़्ज़त है, मगर ये समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से किया है। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये इसके अंदर ये जो ISI और MI उसका हिस्सा होगा, और उन्होंने आइन की शिकें कोर्ट की थी जिसके तहत उन्होंने ये किया था। तो अभी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई कि उनका क्या था, क्योंकि चौधरी निसार साहब इससे मुकर चुके हैं, और मैं उनको वो ना जब कहा और इट डजंट मेक सेंस। सो मैं मानता हूँ चौधरी निसार साहब का वर्जन कि वो सही कह रहे हैं। ये पता नहीं कैसे उनके दिमाग में आई और कैसे ये उन्होंने कह दिया, या किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की। चलिए क्लासा साहब, एहतसाब अदालत की तो बात करेंगे, मगर जिस पंजाबी मैच के भी थोड़ी देर पहले आमिर साहब ने बात की वो पढ़ने वाला है। मगर इस सारी सूरत में पीपल्स पार्टी काफी फहमो फरासत से काम लेती हुई नजर आ रही है। आज हुल्लड़बाजी में उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। पीपल्स पार्टी पे बात करते हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जो अभी चौधरी निसार अली खान की बात हुई है, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ उसकी एक मिसाल है सराइकी की कि बंदे के अगर अब बुरे दिन आए हुए हो ना, आप ऊंट पे बैठे हो तो नीचे से कुत्ता काट लेते हैं आपको। बुरे दिन की बात है ना कि समथिंग कैन हैपन। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ ये कुछ हो रहा है बेचारों के साथ, जो मुझे नजर आ रहा है ना, बुरे दिनों में आए हुए हैं कि ऊंट पे भी बैठे तो भी उनको कोई ना कोई नुकसान हो जाता है पीछे नीचे से। बस इलेक्शन हार गए जो कोई तवक्को नहीं कर रहा था।
ये इलेक्शन कैसे हारे हैं वो क्या एक और कहानी, किसी दिन कोई हुआ मूड मेरा तो मैं वो भी थोड़ी सी शेयर करूंगा। आज मेरा मूड नहीं है उस पर जाने में, क्योंकि एजेंडा खासा हमारा आज पार्लियामेंट से रिलेटेड है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन हार के बेचारे, अब उनके सर वो लग गया है, वो क्या कहते हैं, उन पे इल्ज़ाम लग गया जो उसका उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं बनता कि ये सारा जो आपको याद होगा जो 3 आर्डर, ये 3 जजेस ने वो अपने आप को डिस्टेंस किया था वहाँ से, उससे जो उनका उन 5 रुकनी बेंच जो था उसमें जो 3 थे उन्होंने कहा था जनाब कि हम डिस्क्वालीफाई नहीं करते नवाज शरीफ साहब को, हम फर्दर इंक्वायरी चाहते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वो जो जेएटी बनी थी उसमें बाकायदा लिखा हुआ था ये चीज़ें, उसमें चौधरी निसार लिखा के तो फरिश्तों को नहीं पता होगा कि जनाब ये कैसे हुआ है। हाँ फिर एक और बात हो रही है, फिर आर्टिकल 190 कोट किया था कि जनाब उसके तहत हम फौज की नहीं, फिर एक और चीज हो सकती है, अगर चौधरी साहब पे डालना भी है ना मुद्दा, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना वहाँ पे हमारे देहात में मुद्दा डाल, जो पुलिस जो मुद्दा डाल देती है, एक बंदा पकड़ा गया ना, एक अगर बंदा पकड़ा जाए तो पूरा थाना जो है ना पुल, वो कहते हैं जितने 600 केसेस पिछले चोरी डाके कत्ल रेप किडनैपिंग के पड़े होने इसी बंदे से बनवा लो। वो चौधरी साहब पे मुद्दे डालने तो मैं एक और बताता हूँ कि कैसे हो सकते हैं। वो जो बात बताने वाले क्लास को ब्रेक से चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मगर बात होगी शेख साहब की भी यकीनी तौर पे कि शेख साहब आज बड़ा आम दिन था मगर इमरान खान से काफी वो खफा नजर आए, इसकी वजूहात क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। शेख रशीद साहब से मुतालिक बात होगी मगर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपकी तरफ से मैं उनके चौधरी निसार अली खान साहब पे मैं बात कर रहा था। अब फिर तो आप हम क्या कहें, जैसे हमने कहा हमारे साकिब निसार साहब के बारे में बड़ी हमारा तो बड़ा एहतराम और बड़ी अकीदत का तल्लुक है उनसे, लेकिन तो फिर आप ये कि हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर 3 जजेस ने जिन्होंने ये उसमें डाला था फैसले में, तो चौधरी साहब ने कि खुदा न खास्ता मैनूवर करके कुछ चिट भिजवाई थी कि जनाब अपने फैसले में ज़रा ये भी ऐड कर लीजिएगा। मेरे ख्याल थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप कि इसकी क्लैरिफिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट से, वो ये थी कि जब डॉन लीक्स आई थी उस वक्त जब फौज का और इनका आपस में मसला चल रहा था, नवाज शरीफ साहब के ये कैंप का और आर्मी का, उस वक्त जनरल रहील साहब थे, तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब जो है ना गो बिटवीन थे, वो SOPs TORs वो तय करवा रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, किस तरह की होगी। तो उस वक्त आर्मी और इन्होंने बैठ के खुद तय किया था कि इसमें 2 फौजी जो है ना, एक MI का एक ISI का ब्रिगेडियर जो है ना वो डॉन लीक्स में शामिल होंगे, 2-3 सिविलियन होंगे, 2 ब्रिगेडियर होंगे। ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने खुद डलवाए थे, वजीर आजम पाकिस्तान थे, ये वजीर दाखिला थे। सो आर्मी के साथ मिल के नवाज शरीफ साहब ने ये एग्रीमेंट किया था कि डॉन लीक्स को जो इन्वेस्टिगेट करेंगे उसमें 2 फौज के ब्रिगेडियर होंगे, 2 आप अपने डाल दें। तो मैं समझता हूँ ये आइडिया वहां से आया हमारे जजेस साहबान को कि इसमें, और मेरा ख्याल इसमें बुरी बात अगेन इसलिए नहीं थी कि ये काम नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर चुके थे, खुद अप्रूव जस्टिफिकेशन थी कि पॉसिबल नहीं था, एजेंसियां तमाम जो सिविलियन थी इनकार कर चुकी थी तफ्तीश से, उनके बगैर पॉसिबल नहीं थी, पॉसिबल नहीं था। सो ये जो आज कहते हैं ना कि JAT में 2 फौजी ये ब्रिगेडियर कहां से आ गए, तो एक्सीलेंसीज हम गजनी है ना भूल जाते हैं, नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल दी थी डॉन लीक्स में। सो चौधरी निसार अली खान साहब वहां पे थे, वहां से आइडिया इन्होंने बारो किया, जो कि वही वाली बात वो कर सकते थे। सो ये उन पे मेरा ख्याल है डालना उन पे बनता नहीं है, एक चीज़। दूसरा जो आते हैं जो है हम आज वहाँ चीज़ें हुई ना 2 में उसमें आमिर साहब ने तो बड़ा कंप्रिहेंसिवली बयान किया है। 2 चीज़ें, एक तो शेख रशीद साहब का जो एटीट्यूड आज मुझे आमिर साहब समझ नहीं आया पार्लियामेंट में, इमरान खान से बिल्कुल वो मीलों दूर रहे हैं। जब इमरान खान के गिर्द भी वही, अब इमरान खान को भी वही टेस्ट मिलना शुरू हो गया है, वही प्रोटोकॉल जो हमने यहाँ पे देखा नवाज शरीफ साहब को मिलता था, वो भी अपनी सीट पे बैठे बैठे 2 उंगलियां देते थे। खान साहब को मैं आज देख रहा था, वो भी वहीं अपनी सीट पे बैठे हुए वो भी 2-2 उंगलियां लोगों को दे रहे थे। मेरा ख्याल है फिर उनके एडमायर वो नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं उनका स्टाइल है। सर वो जब वो कहते हैं ना खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो नज़ाकत को ज़रा सियासी नज़ाकत में तब्दील करें। अच्छा नहीं लगता कि लोग आपसे मिलने आते हैं, इज़्ज़त देते हैं आपको, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने MNAs को भी जवाबन इज़्ज़त दें। नवाज शरीफ साहब भी इज़्ज़त नहीं देते थे, आज उनके हालत देख लें, इससे पहले हम बाकी लोगों को भी हमने देखा हुआ है। सो इमरान खान साहब के गिर्द जो क्राउड आज जमा था, वो कोशिश होते ना हर एक के अपना मुंह दिखाएं कि सर हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी एक उसमें शेख रशीद साहब आज उस ये क्राउड में शामिल नहीं थे। मेरे लिए जो बड़ी दिलचस्प बात थी, हैरत की भी बात है, समबडी टोल्ड मी कि असल में कुछ रात पहले वहाँ पे बनी गाला में इनका थोड़ी सी कोई अगेन अपनी पसंद की वजारत में मसला हुआ है, तो शेख साहब वहाँ से छोड़ के आ गए थे। सो 3-4 दिन से बनी गाला दोबारा भी नहीं देखे गए, और जिस सोर्स ने मुझे बात बताई उसकी बात को मैंने अगेन कोलैबोरेट जो किया है आज शेख रशीद साहब के उनके एटीट्यूड से, बॉडी लैंग्वेज से, कि आज इमरान खान साहब और शेख रशीद मीलों दूर थे। मुझे तो वही नवाज शरीफ साहब
साहब वाला और शेख रशीद साहब 2013 वाले याद आ गए। उस वक्त भी वो नवाज शरीफ से ऐसे ऐसे रुसे थे और कुछ दिनों बाद उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ महाज खोल लिया। सो इमरान खान साहब की मर्जी है कि उन्होंने शेख साहब जैसे बंदे को उनकी मर्जी की वजारत नहीं देनी, या अगले 5 साल उन्होंने इनको अपोजिशन अपना लीडर बनाना है। द चॉइस इज विद इमरान खान साहब को। उन्होंने क्या करना है, 2 ही हैंडलिंग है। एक हैंडलिंग ये है कि कुछ उनको दे दिला के उन्हें कि अल्लाह भला करेगा वाला हिसाब है कि शेख साहब अपना हिस्सा बकदरे जुसा लें, आप ले लें। हालांकि शेख साहब कुछ भी कहें, उन्होंने ऐसे कहा तो है कि मुझे सितारे गिनने पे भी लगाएंगे तो हाँ, मैं वो करता वजारत तो नहीं रहूंगा, मांग रहे थोड़ा क्लास छोटे में भी गुजारा कर लेंगे। ये नहीं है कि बड़े की आस में चोटी जाने दें। वो फिर वही होता है भागते चोर की लंगोटी से वाला हिसाब होगा। शेख साहब वो भी शेख हैं, इतनी बैड डील वो भी नहीं करेंगे कि पहले 5 साल 10 साल आपने पावर से। शेख साहब अब अपनी जेब से खर्चा चला रहे हैं 2007 के बाद, जब से जना मुशर्रफ की या उसकी हुकूमत गई थी। आसान काम नहीं है। 11 साल से शेख साहब जेब से खर्चा कर रहे हैं, शेख भी हैं और ऊपर से वो सियासतदान भी हैं। जेब से घर चलाना पड़ गया, बाकी सबके घर एक नहीं 4 घर वो सरकारी खर्चे से चल रहे हैं। सो आई होप कि शेख साहब कोई बैड डील नहीं करेंगे। ऑलरेडी 11 साल से बाहर हैं, मजीद 5 साल बाहर नहीं रहेंगे। इमरान खान को पता है कि मेरी सपोर्ट के बगैर ये MNA की सीट भी नहीं निकलती थी। जी। शेख साहब अपनी मर्जी से अनाउंस भी कर चुके हैं भतीजों को, वो भी अगर PTI ने अपना कैंडिडेट डाल दिया तो शेख साहब वहां से भी जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जब ऑलरेडी इतनी बड़ी हैवी अपोजिशन है तो वो शेख साहब को कुछ हिस्सा बकदरे जुस्सा उनको देना पड़ेगा। ना भी दिया तो शेख साहब इस दफा पोजीशन पे मुश्किल ही बैठेंगे। मेरा तो ये है। पॉइंट पे भी तफसील से बताइए कि सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं कि इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि ठीक है 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड है, बड़ा ज़बरदस्त उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये नवाज शरीफ को गिराने में, मगर इन्होंने जो वजारतें चलाई हुई हैं कोई इतने फरिश्ते ये भी नहीं थे। वो तो ये कहा है तो वो उससे थोड़ा सा डर गए हैं कि इस तरह की किसी वजारत में डाल दे जहाँ वो है ना तो वो सारी क्लीन गवर्नमेंट तो रह जाती है। सब ये मानेंगे जहाँ डल से डल वजारत में भी करोड़ों के बजट होते हैं सर, कोई डल से डल वजारत। और फिर वो कहते ना अगर मुफ्त वाला हिसाब होता है कि आपको किसी ने पूछना नहीं है, सारी चीज़ें कंप्रोमाइज्ड होती हैं। तो शेख साहब लेट्स सी कि अब की दफ़ा क्या करते, बड़ा अहम टेस्ट है। दूसरी जो वहाँ पे मैंने चीज़ देखी है उस पर वो आपने सारी बाकी तो बातें उसमें बता दी हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो अयाज सादिक साहब की तकरीर थी और स्पीकर साहब ने, मैं PTI वालों से आज मुझे बड़ी उन बेचारों पे एक तरस भी आया PTI के हमारे दोस्तों पे कि वो नवाज शरीफ को वो ताने दे रहे थे पिछले 5 सालों में पर्ची वाला वज़ीर आज़म। आज पर्ची वाला स्पीकर साहब आए हैं सर। मेरा ख्याल है आप मोहम्मद मालिक साहब, शाहीन सबाई साहब, नुसरत जवेद साहब, आपने तो 1950 यहाँ वार्ड असम्बली, कोई आपके जहन में ऐसा स्पीकर आता है? मैंने तो 3-4 पार्लियामेंट देखी है 2002 के बाद, मैंने तो किसी स्पीकर को आज तक ये पर्ची रख के वहां से पढ़ते हुए इब्तदाई अल्फाज या कभी भी मैंने तो नहीं देखा। सो कर्ज कहते हैं इसको या कर्मा कहते हैं कि PTI के गले पड़ गया है कि नवाज शरीफ को जो ताने देते रहे, पता ये चला है कि उनका अपना स्पीकर जो है वो बैठ के वहां पे गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये वो एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस है। सब कर्ज या कर्मा कैसे हो सकता है? उन्होंने चूज किया है। आप जैसे लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये इनके बस की बात नहीं है, ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है जहां ये कभी MNA भी नहीं रहे। तो आज हाथ पांव फूले हुए थे उनके, वो आपने देखा ना जरा ओथ पढ़ रहे थे, वो इस तरह वो टेलर मशीन नहीं जैसे चल करके पढ़ रहे थे। तो आज पहले दिन ही गॉट द टेस्ट ऑफ हिज मेडिसिन के आइंदा 5 साल होना क्या, ये हाउस चलाना कैसे है? इमरान खान को इस मसले पे ये मसलियत का शिकार नहीं होना चाहिए। तो वो रीड करने में नाकाम रहे हैं खान साहब कि जनाब के बिग आज पहला टेस्ट मिला है ना, उनको डोज मिली है ना थोड़ी सी, ये थोड़ी सी अभी थी और अभी इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हुई। जरदारी साहब बकौल आपके अगर पकड़े गए, गिरफ्तार, जेल चले गए तो ये 50-60 इसमें ये भी शामिल हो जाएंगे एहतजाज में पीपल्स पार्टी, जैसे आज नवाज शरीफ साहब के लिए वो खड़े थे। अब अंदाजा करें 146 जो अपोजिशन का फिगर आज आया है, 146 लोग इमरान खान साहब के सामने खड़े हुए और इसी ही इंटेंसिटी से हो रही है। तो फिर में देखते हैं कि वो जो हमारे दोस्त हैं पर्ची से वो तकरीर फरमा रहे थे और उन्होंने बैठ के, ये उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, सामना नहीं कर रहा। हालांकि आपको एक आई कंटेक्ट रखना चाहिए था। 300 आपके सामने 30 लोग बैठे हुए हैं, पहली दफ़ा आप स्पीकर बने हैं, आपको तो एक बेसाख्ता किस्म की खूबसूरत स्पीच देनी चाहिए थी। हमारे जैसे लोगों को गलत साबित करना चाहिए था जो हम कह रहे थे अच्छे आदमी होंगे, नेक होंगे, तहज्जुद पढ़ते होंगे, सब काम करते होंगे। इतने तहज्जुद वाले नहीं, बड़ी मुश्किल से नैब के केसेस से बच के आए हैं। मैं चलो जी उनका दिल खुश कर रहा हूँ, जरा थोड़ा सा आमिर साहब थोड़े से पॉजिटिव होने लगते हैं, आप वो भी नहीं होने देते। कोई इतने जालिम आदमी है, थोड़ा सा होने दे, थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव होने दे, फॉर ए चेंज, नेक आदमी है, मान लेते हैं। आज पता चला है कि आई कांटेक्ट आप नहीं कर सके 330 जो लोग बैठे, इसलिए हम कह रहे थे हमारी को उनके साथ कोई वो तो नहीं है ना हमारे कोई, इसलिए हम कह रहे थे कि आपको टावरिंग बंदा देना चाहिए था। इसलिए उनसे मालिक साहब कल बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मोहम्मद मालिक ने कल ट्रांसमिशन में की। फिर आप छोटा वकील नहीं करते, बड़ा वकील करते होते, अदालत में क्यों करते हैं?
ताकि जज को भी पता होता कि मेरे सामने बड़ा वकील बड़ा खड़ा है, वकील खड़ा है। मैंने देखना है जरा, कोई इधर उधर है कि फेंकी नहीं चलेगी, तो फिर छोटा वकील कर लें। इमरान खान साहब ने भी बड़ा वकील करने के बजाय जो पार्लियामेंट को जिसने चलाना है, उन्होंने भी छोटा वकील किया है, जिसकी आज उनको अंदाजा हुआ होगा इनके लिए बेहतर चॉइस। आई एम रिपीटिंग, किसी को पसंद हो ना हो, इनको फखर इमाम बेहतरीन चॉइस था इनके लिए, इज्जत है जिसकी, वो रिस्पेक्ट है। या मियां मोहम्मद सोमर हो सकते थे इनके लिए, दूसरे सिंध से भी आ सकते हैं, जिन्होंने 6 साल वो टर्बुलेंट पीरियड था जो जना मुशर्रफ की दौर का, वो हैंडल किया हुआ है। यू हैव टू किल देम विद स्वीटनेस, वो दोनों कर सकते थे। खैर वो इमरान खान साहब की अपने उस पर आ गई। थोड़ा सा मैं टच करता हूँ अयाज सादिक साहब पे, वो बड़ा मजे का है। अयाज सादिक साहब ने आज अपने आप को ऐसे उन्होंने स्टेट्समैन के तौर पर आए हुए हैं, और खुर्शीद शाह साहब ने उन्होंने एक दूसरे की उन्होंने बड़ी तारीफें की माशाल्लाह। अगर इस पार्लियामेंट के 2 को ये की इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने का, उनका बेड़ा गर्क करने का, उनकी रिस्पेक्ट एस्टीम को नीचे लाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है, एक अयाज सादिक को जाता है, एक खुर्शीद शाह को जाता है। एक के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, उन्होंने तबाह करके रख दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने। जैसे कमर जमान चौधरी ने नैब को तबाह करके रख दिया, अकाउंटेबिलिटी को। इन्होंने रिग वैसे ही किया हुआ था, आपस में मिलकर लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीकर रिग किया हुआ था, मुकम्मल राजी से लोग कहते हैं ना, वो रिग किया हुआ था उन्होंने एक दूसरे का बड़ी उन्होंने तारीफें। खुर्शीद शाह साहब भाई विश वो तकरीर से इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन लगते हैं, खुर्शीद शाह साहब से बेहतर जबानी, मुंह जबानी, एक्शन नहीं, जबानी कोई अच्छी तकरीर हाउस में इस वक्त नहीं करता जितने अवेलेबल लॉट है। वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स पार्लियामेंट, सियासत पे धीमा मिजाज, साउथ का वही आपका सिंधी मिजाज, अच्छा पढ़ा लिखा समझदार बंदा पार्लियामेंट जिसके पास तजर्बा, वाइज मैन जो होना चाहिए। लेकिन अमल में बिल्कुल जो गुफ्तगू करते हैं, अमल में 180 के दर्जे पे या 360 पे उनको पीछे कर लेते हैं, अमल नहीं करते हो, जो कुछ बातें करते हैं। ऐसे अयाज सादिक साहब ने आज बड़ी उन्होंने फहमीदा मिर्जा साहबा की तारीफें की। मतलब पता है स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हो क्या जाता है। फहमीदा मिर्जा 84 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करवाया था स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के, जिनको बड़े ट्रिब्यूट हो रहे थे आज के, वाह वाह जी क्या बात है। 84 करोड़, ये कुछ 84 रुपए नहीं आमिर साहब, वो फिर भी पार्लियामेंट में बैठे, बड़ी अच्छी स्पीकर थी बकौल उनके। अपनी बारी लगी अयाज सादिक, इन्होंने क्या किया सर, अपना बेटा इनका दुबई में वहां पे वो है बैंक की नौकरी करता है, उसको 4 पावर कंपनीज के बोर्ड का मेंबर बनवा दिया चुपके से पाकिस्तान में सर। और तीसरी बात, जो लोगों को ये नहीं पता कि पावर बोर्ड के मेंबर के पीछे कितना माल पानी होता है ना, बैंकर, उसका क्या काम है, यहां से लगवा दिया सर। तीसरी बात, जो असद साहब से हम तवक्को करते हैं और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं सर असद उमर नहीं, अच्छा कि जनाब पिछले 5 साल का ऑडिट तो करवाए हैं इनका कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट का ऑडिटर जनाब पाकिस्तान जो है, ये सारे जाके क्लीन चिट दे के आते हैं सर। ऐसी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, ऐसी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इनमें कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में, कोई वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ रही। जनाब ज़रा निकालें, हमें बताया जाए कि अयाज सादिक साहब जब 5 साल जहाँ स्पीकर थे, क्या क्या किस किस तरह के खर्चे किए गए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल के नाम पे कितने कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं, बर्थियां की गई हैं। इनके एक मशहूर ज़माना डिप्टी सेक्रेटरी है किसी वक्त, उसकी भी SOPs बताऊंगा आपको कि उसका क्या काम था, क्या क्या चीज़ें थी। मेहरबानी फरमाएं हमें थोड़ा सा इसका ऑडिट करके दें कौमी असम्बली का, जो ऑडिट नहीं हो रहा। तो ये वो चीज़ें थी जो एक दूसरे को बैठ के वहाँ पे आज आमिर साहब बड़े एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। और लास्टली अयाज सादिक की लेगेसी पता क्या यहाँ पे याद रखी जाएगी, इनके दौर में यहाँ पे एक तो आपको याद है कोई सीरियस नहीं लेता था इनको, सबसे ज्यादा कोरम इनके दौर में टूटे, MNAs आते नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी इनको सीरियस नहीं लेती थी, ये बेचारे वहाँ पे बैठ के रोते रहते थे उस पर। और बड़ा स्कैंडल इनके दौर का जो आया था वो ये था, MNAs ने जैली 5-5 हज़ार रुपए के लिए हाजिरियां लगवाने के लिए इन्होंने वहाँ पे ये क्लेम किए। इन्होंने पूरा वहाँ पे बाकी बायोमेट्रिक लगाया हुआ है कि ऐज अंगूठे लगाए अपने स्टाफ के लिए जो आपका सेक्रेटेरिएट का है, MNAs के लिए रजिस्टर रखा हुआ है। और मुझे ये पता लगा जो रजिस्टर पे खड़े होते हैं, जो जैली हाजिरियां लगवा रहे होते हैं, वो हज़ार रुपया भी MNAs से ले रहे होते हैं। ये ऐसी जिन MNAs ने चेक लेने होते हैं, मैं उनका भी आपको किसी वक्त बताऊंगा। मुझे स्टोरी का पता चला है कि वहाँ पे कौमी असम्बली के जो आप डिस्टर्बिंग या आपके ड्राइंग अफसर हैं, इनको चेक जब देते हैं अलाउंसेस के, जैली हाजिरियां लगते हैं, उसके बदले में वो कितने पैसे लेते हैं MNA से, ये मैं किसी वक्त बताऊंगा। ब्रेक है, फौरी तौर पे एक ब्रेक की जानी बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक में बात होगी कि जाली अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की बहुत बड़ी रकम जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया, और इसके साथ साथ मीडिया लॉजिक के सरबराह सलमान दानिश को भी तौहीन अदालत में तलब कर लिया गया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, आपके साथ तफसीलें शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। असेंबली से मुताल्लिक बात हो रही है, मगर आमिर साहब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अख्तर मेंगल साहब आखिर क्यों आज इतने दुखी हमें नज़र आए। मैं बिल्कुल उससे कहता हूँ, मेरे छोटा सा पॉइंट टच कर दूँ। चौधरी निसार साहब ने अपनी सूबाई की जो सीट थी वहाँ से O3 लिया, जिससे क्लियर लिया है कि उन्होंने पूरा गैम्बल कर लिया है कि बाई इलेक्शन पे या तो मैं वो जीत के नेशनल असम्बली में आऊँगा और अपना रिकॉर्ड रखूँगा, या फिर वो मैं घर पे बैठूँगा और पता नहीं कुछ और करूँगा। जो है ना, ये क्लियर हो गया है। दूसरा, अख्तर मेंगल साहब की बहुत अच्छी एडिशन है, क्योंकि हमारे जो पश्तून नेशनल पार्टी के ज़रिए जो बोलोच नेशनलिस्ट आए हुए थे और महमूद खान अचकज़ई और ANP की जो पश्तून नेशनलिस्ट थे, ये सब वाइप आउट हो गए हैं। इनको सब को रद्द कर दिया है बुरे तरीके से। तो नेशनलिस्टों की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी अख्तर मेंगल की सूरत में वहाँ पे आई है। उन्होंने आज बड़ी मुदब्बर बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब ये जो आपने वो क्योस देख रहे थे ना, वो पहली दफ़ा याद रहे कि नेशनल असम्बली में आए हैं। इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो बलोचिस्तान के और MP ही रहे हैं, ये नेशनल पहले दफ़ा आए हैं। तो उन्होंने ये जो देखा है आज क्योस, तो उन्होंने कहा कि जी बलोचिस्तान में अगर ये इस तरह का गन पड़ा होता, क्योंकि वहाँ पर फिर भी रवायात रखी जाती हैं, तो कोई वोट ही ना इनको डालता नून लीग को। तो बहरहाल मगर ये जो शोर शराबा आज हुआ है, इससे एक सवाल है। एक तो इमरान खान को ये फैसला करना है कि अगर ये इसी तरह क्योस रहा, रोज़ मारकटाई होती रही, तो उनको स्ट्रेटेजाइज करना है कि उन्होंने अपना एजेंडा कैसे चलाना है, गवर्नमेंट कैसे चलानी है, ये उनको देखना है। दूसरा, शहबाज शरीफ अकेले नहीं थे जो खामोश थे और चुप करके बैठे देख रहे थे। उनके पीछे एक बहुत बड़ा बैक बेंचर्स की एक तादाद थी जो कि आगे नहीं आए हुए थे, वो खड़े रहे थे। वो उनमें से काफ़ी लोगों की ऐसी सोच है कि जनाब इसको निज़ाम को चलाया जाए। अगर ये रोज़ मार्केटाई हो गई वो होगी तो इसका विनर कोई भी नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, इसका अल्टीमेटली सारे ही लूज़र होंगे। सही है, ठीक है, अपना सिस्टम तो चलाना होगा, इमरान खान साहब को फैसला करना होगा। लेकिन क्लासेस साहब, खान साहब को ये भी तो देखना पड़ेगा कि जनूबी पंजाब में खवातीन के हवाले से उन्होंने सीटें नहीं दी। अब के बाद जनूबी पंजाब की आवाम के लिए वो क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है हमने इस पर थोड़ा सा भी टच किया था, इसको हमने बड़ी इस पर रिसर्च की है, कल शायद पूरी आपके साथ शेयर करेंगे कि साउथ के साथ खवातीन की सीटों पर कितना बड़ा डाका मारा गया, ज्यादती की इन्होंने, और कोई शर्मिंदगी नहीं है। एब्सोल्युटली ना, ये तो सिस्टम बोगस है। इस पे मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को या खुद इनको चेंज करना चाहिए कि आप उनसे पहले नाम मांग लेते हैं, आपको नाम बाद में देना चाहिए और पार्टीज को देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ एरिया से हमें वोट पा रहे हैं और उन लोगों को हमने वहाँ पे आके उनको सीटें देनी है। आप पहले अपनी मर्जी के जो आपके इधर, और सारा सिफारशी क्राउड है मोस्टली, 2-4 कोई मेरा ख्याल लिस्ट में मैंने देखी हैं, 3-4 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनका वाकई PTI में काम भी है, वो पुराने वर्कर हैं। बाकी तो सिफारशी हर बड़े लीडर का नाम लेना शुरू कर दूँ तो कौम मानने को तैयार नहीं हो, किस किस को कहाँ कहाँ से ला के नेशनलिटीज उनकी छुड़वा के, क्यों छुड़वा के उनके MNAs की लिस्ट में लाया किया है, वो एक और कहानी, उसको छोड़ देते हैं। अब जो उसके लिए मसला है सबसे ज्यादा, और साउथ बेचारा मुंह देख रहा है, वो बैठा हुआ है वो आटा खा के ना, बंदर वाला हिसाब है कि बंदर जो करता है ना, आटा खा के ना वहां पे मालिक का, वो जाके आटा जो ना खोते के मुंह पे लगा था, सुबह खोता मार खाता था कि रात का आटा ये खा गया। तो साउथ के साथ वो हो रहा है कि वो कहते हैं ना उस पर। खैर, इसमें बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज जो अब आ रही है वो है वजीर आला पंजाब के लिए जी। उसके लिए भी साउथ से कोई बंदा इनको नजर नहीं आ रहा। मैं उस पर देख रहा था कि बहुत सारे अपसेट हुए जिनको हम यहाँ पे आके पिक नहीं कर सके। मतलब सबसे बड़ा अपसेट जो हुआ है, जो मैं अगेन कमिंग फ्रॉम साउथ, वो NA 165 विहाड़ी से तहरीक इंसाफ के जो खिची ब्रदर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपसेट किया था जो किसी ने मीडिया में टच नहीं किया, कि सईद मनहेस बहुत बड़ा नाम था वहाँ पे हमारे इलाकों में, साउथ में, विहाड़ी, आप उसमें देखें कि कभी हारते नहीं थे। इनको खिचियों ने वहाँ पे इनको बड़े बुरे तरीके से इनको हराया। औरंगजेब वहाँ खिची हैं जैसे उन्होंने हराया है, और बड़ी लीड दी है 34,000 से ज़्यादा मतलब वोटों से। और जहाँ से खिची जो हैं बड़े पढ़े लिखे उसमें बंदे हैं। इनके वालिद जो है बड़ा नाम था दिलावर खां खिची थे, 5 दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा साउथ में हजूर आज तक मेरा ख्याल आखिरी जो वज़ीर आला था वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वहाँ से कोई साउथ से रियाज, उनका मुझे कुरैशी साहब थे, सादिक कुरैशी साहब, ये भुट्टो साहब के दौर के मेरा ख्याल उसके बाद कभी वहाँ से नहीं आया। सो जनाब इमरान खान साहब मेहरबानी फरमाएं, कुछ ज़रा सारा आपने हिस्सा तो रख लिया यहाँ पे बेगमात ऑफ इस्लामाबाद, और आपने वहाँ पे लाहौर की सारी या लंदन से ले आए हैं, सबको एडजस्ट माशाल्लाह कर लिया। आपके बड़े बड़े लीडरों ने अपनी पसंद की खवातीन को उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। तो जरा मेहरबानी फरमाएं, जरा ब्रीफली दोस्त मोहम्मद खोसा साहब एज अ बेंच वार्मर 1-2-4 महीने के लिए लाए गए थे। जी, उसमें लाए गए थे वो, लेकिन उनका ना होने के बराबर था। तो ये जरा थोड़ा सा इसको हम, ये खवातीन वाली सीटों को मसले को हम फर्दर, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है हमारी किस्मत खान ने की है, हमारे बल्कि ये हमारे जो हैं
ये उगरान अशरफ साहब हैं, अगर इमरान मगराना है, दे हैव डन सम गुड जॉब, लोगों को पसंद है। चलिए इंशाल्लाह इसका फॉलो अप करेंगे, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। आमिर साहब, मीडिया लॉजिक के सर्वर सलमान दानिश को भी तलब कर लिया गया है, तो जी उनको तलब कर दिया। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मसला है। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा मसला वो इसलिए कि टीवी अब एक बहुत ही बड़ी एक हकीकत बन चुका हुआ है और ये हर एक की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है। पाकिस्तान में हर कोई देखता है इसको, मगर उसका जो रेटिंग का सिस्टम है वो बड़े अरसे से फ्लॉड है, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और वो एक मोनोपोली चल रही है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक कंपनी को दे दिया जाए कि जनाब यही करेंगे और वो हर एक को शिकायतें हैं। वहाँ पे अजीब सी सिचुएशन है। तो ये दुनिया भर में बहुत दुनिया तरक्की कर चुकी हुई है ना, 2-2, 3-3, 4-4 कंपनियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ वो आ सकती हैं। शिकायतें उस पर ये है कि जनाब उसकी फॉर एग्जांपल जो सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है वो उसका सैम्पलिंग अच्छी नहीं है, नुमाइंदगी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कराची में है, थोड़ी सी लाहौर में है, रूरल एरियाज़ में नहीं है, बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। जिसका चीफ सब्सिडी साहब ने उनको बुलाया, बस सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये लोग काफ़ी लोगों के साथ रिक करते हैं। बीच में मालकान मिले हुए हैं बेताशा और मालकान और ये मिल के अपनी गेम्स खेलते गए हैं। पैसा है और जिसका दिल करता है ऊपर कर देते हैं, जिसका दिल करता है नीचे कर देते हैं और 2-4 दफ़ा पकड़े गए हैं। तो मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाएगा तो हर आदमी को जो ये शिकायत रहती है कि जनाब ये मुझे प्रोग्राम या ये टीवी या ये एंकर जो है पसंद नहीं है या लोग जनरली है, मगर उसकी रेटिंग चेक कर ले तो वो नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 2 पे आ जाए, तो ये इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन सबसे बड़ा चेक होता है। दुनिया भर में ना अदालतें होती हैं, ना ये मुतसिब के इदारे होते हैं, सबसे बड़ा चेक होता है पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन को मापने का पैमाना जो है वो रेटिंग सिस्टम है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा किया, इसको टेकअप किया है। सिंपली उन्होंने जो मांगी है कि जनाब हमें बताया जाए ये मोनोपोली तोड़ने के क्या तरीका है, तो वो एक ही तरीका आमिर साहब, जहां मोनोपोली होगी वहां बदमाशी होगी। सिंपल सी बात है, कार्टेल वहीं बनता होता है। अकेला आदमी जब मार्केट को कंट्रोल करेगा, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा फैसला किया। मीडिया लॉजिक्स वाले संभाले नहीं जा रहे थे। जिस तरह की उनके स्कैंडल आए थे सब हमने देखे कि मालकान ने ब्राइब किया, 2-4 ने उनको ऊपर ले गए, किसी ने पैसे ज्यादा दे दिए उसको ऊपर, स्कैंडल आए थे आपके सामने। आप बिल्कुल इनको तोड़ें, 3-4 कंपनीज को अलाउ करें। ये मीडिया लॉजिक्स ने बहुत पैसा कमा लिया माशाल्लाह, बड़ा इन्होंने मालकान को भी ब्लैकमेल कर लिया है, यारें दोस्तें बड़ी निभा ली, एंकर्स के साथ ही दीगर के साथ ही। कल इनको बिल्कुल मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया, पहले तो इन्हें अदालत लगाए इन पे, प्लस ऑर्डर करें आप पेमरा को कि पेमरा जो है बिडिंग करवाए वहां पे 3-4 कंपनीज मंगाए प्राइवेट, जिनको रेगुलेट वही करें। 3-4 कंपनीज हैं वो रेटिंग दें। एक क्या होता है, एक कंपनी को फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं इनका, बिल्कुल ऑडिट करवाएं। बिल्कुल, ना सिर्फ बुलाने का एक बेहतरीन स्टेप है बल्कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए। इसके साथ भी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।